सफलता की पहली और अंतिम सीढ़ी पुरुषार्थ है। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां चाह होती है वहां राह बन ही जाती है, क्योंकि यह ध्रुव सत्य है कि पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होता। जरूरत होती है निरंतर श्रम, साधना और प्रगतिशील दृष्टिकोण की। इसी निरंतरता और प्रगतिशीलता के बूते उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के गोडर पट्टी में लोदन गांव के रॉबिन वर्मा ने एक ऐसी इबारत लिखी है जो दूसरे नौजवानों के लिए महज प्रेरक प्रसंग ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। शाबाश उत्तराखंड की इस श्रृंखला में आज हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं रॉबिन वर्मा से, जिन्होंने आपदा को अवसर में बदलकर पुरुषार्थ से सफलता की नई कहानी लिखी है। कोविड-19 इस शताब्दी की सबसे भयावह आपदा रही है। इस आपदा को रॉबिन वर्मा ने अपने पुरुषार्थ से ऐसे अवसर में बदला कि अपनी आर्थिकी को पटरी पर न सिर्फ ले आए बल्कि उसे सरपट दौड़ते हुए दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम बन गए हैं। रॉबिन का व्यक्तित्व आज बहुआयामी बनकर उभर रहा है। परदेश में कोविड के दौरान रोजगार खोने की पीड़ा को उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया। गांव लौटकर उन्होंने अपने बंजर खेतों में पारंपरिक कृषि के साथ बागवानी शुरू की। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और पौधों की नर्सरी बनाकर अपने अर्थतंत्र को सुदृढ़ किया है और गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम बन गए हैं। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकास खंड के अंतर्गत लोदन गांव में। लोदन गांव में एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने स्वरोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आसपास के लोगों को उन्होंने क्रेज किया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं रॉबिन वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो आपने ये स्वरोजगार का काम शुरू किया है, आसपास के युवाओं को भी आपने प्रेरित किया है कि स्वरोजगार काम शुरू करें, तो कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ, ये क्या घटनाक्रम था? मैं शुरुआती दौर से बताना चाहता हूँ कि मैं जामनगर रिफाइनरी में जॉब करता था 2017 से लेकर 19 तक। तो उसके बाद मैंने रिफाइनरी से जॉब छोड़ने के बाद देहरादून आ गया था। देहरादून में मैंने 108 में भी काम किया। उसके बाद कुछ वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उनमें मैंने मैनेजर के पद पे काम किया। 2020 में कोविड के बाद हम लोग घर आ गए थे। कोविड के बाद जब घर आ गए थे तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने जो खेत, अपने जो ज़मीन बंजर हो रही थी उसको आबाद करके अपने लिए उससे ज़्यादा जो हम बाहर कमा रहे थे उससे ज़्यादा घर में ही कमाने का एक प्लान बनाया मैंने। तो उसके बाद हमने स्टार्ट करा काम, मुर्गी पालन का काम शुरू किया हमने और उस पर करते करते आज हम लोग काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आपने मुर्गी पालन से काम शुरू किया है, लेकिन जिस तरह का काम आपने शुरू किया स्वरोजगार को लेकर के, आपने उद्यान की तरफ काम किया है, आपने मुर्गी पालन का काम किया है, आपने जो है यहाँ पे फल उत्पादन में और भी तरह के फल उत्पादन में काम किया है, आपने शहद निकालना यानी मधुमक्खी पालन का काम किया है और तमाम जो इंटीग्रेटेड जो कृषि से जुड़े हुए काम है वो आपने शुरू किया है। ये काम आपने कहीं से सीखा या आपको सिखाने को ही गाँव आया? ये क्या टर्निंग पॉइंट है इस तरह से कि आपको इसी क्षेत्र में काम करना है और अपने साथ और सब युवाओं को भी जोड़ना है? मैं जब कोविड के बाद घर आया था तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने घर में ही रोज़गार का साधन बनाएं और गांव में ही रोज़गार करें। तो जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि मुर्गी पालन का काम शुरू किया था। तो मुर्गी पालन में जो हमारी खाद निकलती थी और हमारे पास जो पशु है, गाय है, बैल है, बकरी है, जो उसकी खाद निकलती थी तो उसका यूज़ हम स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम बगीचे की तरफ जाएँ, उस खाद का यूज़ वहाँ पर करें। तो उससे हमारे मन में एक विचार आया कि जो हम काम कर ही रहे, मुर्गी पालन का तो कर ही रहे हम रोज़गार, अब उसको बढ़ाने के लिए हमने अपना जो है बागवानी का काम शुरू किया, क्योंकि उसके लिए जो खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी वो हमें मुर्गी से और गाय बकरी से मिल जाती थी। जो ये खाद है इसके आपने ये संकेत किया है कि आप रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो प्योर जैविक काम शुरू कर रहे हैं।
अब तक तो हम लोग जो काम कर रहे हैं अधिकतर हम लोग जैविक पे ही काम कर रहे हैं। जैविक मतलब कि हम लोग जो हमारे पशु है, पशुओं के द्वारा जो खाद निकलती है, हमारा जो मुर्गी के द्वारा जो खाद निकलती है, तो उसका यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग अभी तक रासायनिक का जो हम छिड़काव करते थे, अभी तक हमने अपने ना तो बगीचे में करा ना अपने खेतों में करा है। हाँ, पहले के जो खेत है हमारे जिनमें हम लोग जैसे गेहूँ वगैरह बोते थे, वहाँ ज़रूर हम पहले जो खाद के रूप में आता था जैसे यूरिया वगैरह उसका छिड़काव करते थे, डालते थे, लेकिन अब हम लोगों ने वो भी कम कर दिया है। जिस तरह से आपका काम आगे बढ़ रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि आपने इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई की, या क्या शैक्षिक योग्यता है जिससे आपको कृषि विकास के लिए काम करना पड़ा? देखिए सर, पढ़ाई की बात की जाए तो मैंने जो है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीसीए किया हुआ है। बीसीए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरी 85% थी ग्रेजुएशन में। साथ ही मैंने प्राइवेट से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से बीए भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है, और कुछ डिप्लोमा कोर्स भी करे हुए मैंने। तो मेरी जो पढ़ाई है वो कंप्यूटर साइंस की थी, और जो मेरा क्षेत्र है वो बिल्कुल कृषि से संबंधित है। तो पढ़ाई का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जो पढ़ाई करी हुई है उसकी बदौलत ये होता है कि हमें जो काम होता है वो टेक्निकल तरीके से करने में काफ़ी सहयोग मिलता है, उसमें मतलब आसानी हो जाती है। जितने काम आपने ये इंटीग्रेटेड शुरू किए हैं कृषि से संबंधित, वो कौन कौन से काम हैं और उन कामों में किस तरह का बेनिफिट हो रहा है? मैं शुरुआत मुर्गी पालन से करना चाहूँगा। मुर्गी पालन का काम 2020 में हमने शुरू किया था। तो मुर्गी पालन में जब हमने शुरू किया था तो पशुपालन विभाग ने 40 बच्चे दिए थे डॉक्टर मीनाक्षी डोभाल मैडम जी ने। तो 40 बच्चे हमें बिल्कुल निःशुल्क मिले थे। तो हमने जब वो 40 बच्चे पाले तो उसके बाद हमको उस 40 बच्चों से लगभग मतलब खर्चा वर्चा काट के 25,000 की बचत हो गई थी। अच्छा। मतलब शुरुआत में क्या हुआ ना उस टाइम कि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जो मुर्गा 200 का बिकना था वो सीधा 1000 रुपये में बिक गया क्या बात उस टाइम। है। तो अच्छा। वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट हो गया था मेरे को। अच्छा। बल्कि वही मुर्गा बाद में जो मैंने 1000 में भी बेचा शुरू में, क्योंकि ना तो आगे से कोई मुर्गा आ रहा था, ना आगे से कोई फीड आ रहा था, तो हमने घर का जो फीड था उस पर तैयार करा। अच्छा। तो वही मुर्गा जो हमने स्टार्टिंग में तो बेचा, हमने 1000 भी बेचा, 800 भी बेचा, क्योंकि वो लोगों की मजबूरी थी लेने की, और हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि कुछ फीड भी इतना महंगा पड़ा था उस टाइम, तो हमने घर का ही खिला के किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमें वो प्रॉफिट हुआ उससे हमने 500 मुर्गी के बच्चे लाए, फिर अपने पैसों से लाए, फिर शुरू करा। तो उस पर हमें लगभग 1 लाख रुपए की बचत हो गई थी एक साल में? हाँ, 1 साल में। मैं 1 साल भी नहीं कह सकता हूँ कि 6 से 7 महीने में। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि पशुपालन विभाग की योजना चल रही थी, पोल्ट्री वैली नाम से एक योजना है। तो उस पर पशुपालन विभाग ने 60,000 रुपये की हमें मदद भी करी थी। तो उस योजना से भी हमें थोड़ा बैकअप मिल गया। 1 लाख रुपए वहाँ से आ गए थे मेरे पास। तो फिर मैंने जो 500 बच्चे पाल रहा था मैं मुर्गी के, वो 1000 रुपये आया, फिर वो 1000 से 2000 रुपये आया। अब इस टाइम मेरे पे लगभग 4 से 5000 मुर्गी के बच्चे पालने की कैपेसिटी है। जो मेरी कमाई पहले शुरू में लगभग थी, मतलब शुरुआत में तो ये मान के चलो कि 1 लाख रुपए तक भी साल का नहीं कमा पा रहा था। इस टाइम मेरा कम से कम 6 से 7 लाख रुपए खर्चा काट के बचत है उसमें मुर्गी पालन में। नहीं, दर्शकों का क्रेज ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी तरफ कि जो मुर्गी पालन से आपने 1 साल 2 साल में इतना बेनिफिट कमाया। ये किस तरह की मुर्गी है, क्या किस तरह की वैरायटी है आप? हम लोगों ने यहाँ के वातावरण के हिसाब से जो है ज़्यादातर जो है क्रोलर में आती है, डबल FG आती है, और छिबरो आती है ब्रीड, और वनराजा करके ब्रीड आती है, और सबसे ज़्यादा मैंने जो पाला है वो कड़कनाथ का मुर्गा पाला है। अच्छा, कड़कनाथ। तो उस पर सबसे बड़ी बात है कि वो बीमार नहीं पड़ता है, ठंड भी झेल लेता है, और दूसरा ये कि वो फीड भी कम खाता है, जो उसका खर्चा है वो कम है दूसरे मुर्गे की अपेक्षा। तो पैसा ज़्यादा है? हाँ, रेट उसका ज़्यादा है और खर्चा कम है। और वो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको, जैसे और मुर्गा है ना, तो और मुर्गे के लिए क्या होता है कि दवाइयाँ वगैरह बहुत चीज़ खर्चा है मतलब, और इस पर कुछ भी नहीं, कोई दवाई का यूज़ नहीं करते, कुछ नहीं, नॉर्मल फीड है। फीड नहीं भी मिल रहा तो घर का कोई घास वास भी मिला तो उसको भी डाल देंगे, तो उसको भी खा लेते हैं। आपको नर्सरी का ख्याल कैसे आया कि मैं नर्सरी विकसित करूं, और किस तरह के पौधे वहां पर आप नर्सरी में विकसित कर रहे हैं और किस तरह से उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, और कितने लोगों को रोज़गार से जोड़ा उसमें? देखिए सर, हमने जो नर्सरी का काम शुरू किया है वो लगभग 2 साल पहले शुरू किया है। उस पर हम लोगों ने जो अभी क्या है कि हमारे इधर जो जंगल है काफ़ी कट गए, काफ़ी जल भी गए, तो हम लोगों को एक पीड़ा थी अंदर से कि क्यों ना हम इस क्षेत्र में काम करें। तो कुछ NGO के सपोर्ट से भी, कुछ खुद के सपोर्ट से भी, तो हमने क्या करा, देवदार, बांज, चुल्लू और सिल्वर ओक, जो मतलब फॉरेस्ट को सहयोग कर सके, पर्यावरण में मतलब जो अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके, ऐसे पेड़ों को हमने डेवलप किया है। और हम लोग जो उसको बेचते हैं उसका जो रेट है पूरे उत्तराखंड में क्या है, पूरे भारत में भी वो रेट कहीं पे भी नहीं है, मतलब 4 से 5 रुपये का पर पेड़ बेचते हैं। मतलब जो खर्चा हमारा आ रखा है उस खर्चे पे 1 रुपये के आसपास हम लोग जो प्रॉफिट लेते हैं उसमें बस। तो लेकिन हम क्या करते हैं उसको कि हम यहीं के जो लोकल लोग हैं या अपने फैमिली के वही आसपास के हैं जो भी मतलब बेरोजगार है, वो लोग उस पर सहयोग करते हैं, वो लोग उस पर काम करते हैं। तो जो पैसा आता है वो डायरेक्ट उन लोगों को ही मिल जाता है। और उसका जो प्रॉफिट है, मतलब हम ऐसा तो नहीं है कि हम छोटे लेवल पर करें, उसको 1.5 लाख 2 लाख पौध उगा रहे हैं, तो उस पर 1 से 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट सबको मिल जाता है, जितने लोग उससे जुड़े लेकिन उसका जो डायरेक्ट लाभ है वो मुझे मिल जाता है।
उनको तो रोज़गार मिल गया, दिहाड़ी मिल गई अपनी, ये जो काम कर रहे हैं। साथ में किसी का गोबर है तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का भी है, खच्चर वाले को खच्चर का रोज़गार मिल गया, गाड़ी वाले को गाड़ी का मिल गया। इस तरह से जो है मतलब सभी लोगों को उस पर रोज़गार भी मिल रहा है। टोटल कितने लोग होंगे जो इस तरह से आपके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना लोग देखिए रोजगार कर जैसे रहे हैं? मुर्गी पालन का है तो उस पर 4 से 5 लोग जुड़े हैं मेरे साथ। नर्सरी कार बागवान के काम से लगभग 7 से 8 लोग जुड़े हुए हैं। तो जो आप ये पूरा एकीकृत कृषि विकास का काम कर रहे हैं, उद्यान से लेकर के मुर्गी पालन और तमाम काम को लेकर के, इसमें आपके सामने चुनौतियां किस तरह की रही है? देखिए सर, यहाँ पे जो चुनौती की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि वातावरण जो है, जलवायु जो है ना, बारिश टाइम टू टाइम नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको सिंचाई की हो जाती है, क्योंकि विभाग की तरफ से भी ऐसा कोई योजना है नहीं, कि योजना होगी भी लेकिन वो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको सिंचाई में आ जाती है, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। और भी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे जैसे हमें जो कच्चा मटेरियल होता है वो नीचे से देहरादून से या सहारनपुर से खरीद के लाना पड़ता है। उसके लिए जैसे पोली बैग हो गया या कुछ दवाइयाँ हो गई, जैसे रासायनिक उस पर ना, जैसे नर्सरी वाले में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो जंगल के लिए तैयार जल्दी करना पड़ता है उस पेड़ को ना। तो उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत जो कच्चा माल है वो आसानी से नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की हम लोगों को है यहाँ पे। तो रोबिन जी, ये तो सारी बात आपने हमको बता दी है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपके उद्यान में, आपके सेब के बागान में और आपके पोल्ट्री फार्म पे जाना चाहेंगे। तो क्या आप दिखाएंगे? जरूर सर, चलिए, आप लोगों का स्वागत है। सीमांत उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ गांव लोदन में रॉबिन वर्मा ने कुक्कुट पालन से अपना कारोबार शुरू किया। पशुपालन ने उनके हुनर, जुनून और आत्मविश्वास को देखा तो मदद का हाथ बढ़ाया। तो आज वो औसतन प्रतिमाह 1 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और उनका लक्ष्य इसे 2 से 3 लाख रुपए तक पहुंचाने का है। रॉबिन वर्मा चीड़, देवदार, सिल्वर ओक और इस क्षेत्र में उगने वाली दूसरी वनस्पतियों की नर्सरी भी संचालित कर रहे हैं। इससे वो गांव के दूसरे लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। रॉबिन ने स्टोन फ्रूट, आड़ू, अखरोट, पुलम आदि वृक्षों का उद्यान विकसित किया है, तो सेब की नई विकसित प्रजातियों का बगीचा भी तैयार किया है। रूट स्टॉक प्रजाति के सेब के बगीचे से अब उन्हें अपने निवेश से प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। दर्शकों, अभी हम रॉबिन वर्मा के उद्यान में हैं और यहाँ पर रॉबिन वर्मा ने सेब की बहुत अच्छी वैरायटी तैयार की है। नर्सरी भी इनकी यहाँ पर है। क्या फ़ायदे हैं और क्षेत्र में किस तरह का रोज़गार यहाँ पे दे रहे हैं, मैं रॉबिन से जानना चाहता हूँ कि थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये जो उद्यान आपने तैयार किया है, इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? हमने यहाँ पे रूट स्टॉक पे आधारित 2000 सेब के प्लांट लगाए हैं। साथ में कुछ स्टोन फ्रूट के भी लगाए हैं, जैसे आड़ू, प्लम, नाशपाती, अखरोट के भी हमने कुछ प्लांट लगाए हैं। इससे सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर रहते थे, पहले हम भी पहले बाहर रहते थे, तो गांव में आने के बाद हम लोगों को रोज़गार का विकल्प सबसे बढ़िया जो लगा हमारे क्षेत्र के हिसाब से, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बागवानी का ही लगा हमको। तो बागवानी में हमने, जैसे हम शुरू में 2022 में हमने 2000 प्लांट लगाए थे, तो उससे अभी हमारी अर्निंग तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रॉबिन, ये जो वैरायटी है, ये किस तरह की वैरायटी है? ये इसके जो क्लाइमेट है ना, ये कहाँ पर पैदा होता है ये सेब? ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में होता है या मिड में होता है, या किस तरह का इसके लिए क्लाइमेट चाहिए? देखिए सर, जो ये रूट स्टॉक पे आधारित प्लांट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छा। और अगर हाइट भी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होती है वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा उत्पादन इसका होता है। तो ये रूट स्टॉक पे आधारित जो प्लांट है, ये कम हाइट पे भी हो जाता है, जैसे कि 1500 मीटर की हाइट से लेके 3000 मीटर की हाइट तक बढ़िया हो जाता है ये। इस पर हम लोगों ने यहाँ पे जो लगा रखे हैं, ये हमने M111 पे लगा रखा है, 106 पे लगा रखा है, 107 रूट पे लगा रखा है। इस पे हमारे पास, हाँ, इस पे जो हमारे पास वैरायटी में हमारे पास गाला की ज़्यादातर वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, जो सेब का बागान आपने लगाया है, आप कह रहे हैं कि अभी इसने फल तो दिया नहीं, पता नहीं कि किस तरह का फल देगा ये, पर आने वाले दिनों में कितनी आमदनी हो सकती है, आपको क्या लगता है इससे? इस पे देखिए, आमदनी की बात की जाए तो मेरे गांव में बहुत सारे लोगों ने बगीचे लगाए हैं। लगभग 10 से 15 परिवार ऐसे हैं जिनका उत्पादन शुरू हो चुका है, तो वही वैरायटी मैंने भी लगाई है। तो उस पर जो देखा अब तक, जो रिजल्ट हमें गांव में देखने को मिला है, तो एक पेड़ कम से कम 3000 की आमदनी दे रहा है। तो आप लगा लीजिए 2000 पेड़ में
आमदनी भी लगा लीजिए, और आमदनी के साथ साथ इसमें क्या होता है कि अकेला तो आदमी कर नहीं सकता है। गांव में जो कोई बेरोजगार भी है या जिनको काम नहीं मिल रहा है तो वो लोग भी वहाँ पे डायरेक्ट आके काम भी ले सकते हैं। मतलब हम लोग जैसे मेरे साथ भी है तो 5-7 लोग आते हैं बगीचे में काम करते हैं, तो उनको भी उसमें रोज़गार मिलता है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि गाँव में जिसका खच्चर है, खच्चर वाले को भी रोज़गार मिलता है, गाड़ी वाला है, गाड़ी वाले को भी रोज़गार मिलता है। जिसके पास खाद वगैरह है, जैसे गोबर होता है हमारे यहाँ, तो उस गोबर को हम लोग खरीदते भी है, तो उसको उनको भी रोज़गार मिलता है। तो ये तो बहुत सुंदर है कि आप स्थानीय स्तर पे खुद के लिए भी रोज़गार आप जोड़ रहे हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। एक थोड़ा सा और जानकारी आप दीजिए कि जो ये पेड़ है ये कितने साल बाद आपको फल देता है? ये रूट स्टॉक पे आधारित जो हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, ये वैसे तो तीसरे साल फल देते हैं। हम लोगों ने जो पेड़ लगाए हैं वो फल देना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन अभी सैंपल के तौर पे दिया है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप दूर शहर में स्वरोजगार का काम करते थे और नौकरी करते थे और वापसी आपने इसलिए की कि गांव में ही स्वरोजगार पैदा करें, और आपने फोकस किया उद्यान पे, सेब के बागान पे। उसके साथ आपने और तमाम काम भी स्वरोजगार के जोड़े हैं। तो ये आपने कहीं से सीखा या आपको कहीं किसी ने आकर के बताया कि आप यहाँ पे इस काम को कीजिए? तो 20 में हमने शुरू किया मुर्गी पालन का काम। उसके बाद 22 में हमने बागवानी का काम शुरू किया। 5 लाख रुपए मुझे डायरेक्टली वहाँ से कमाई हो गई थी पशुपालन की, जो हमने मुर्गी का काम शुरू किया था। तो धीरे धीरे हमने जब बगीचा लगाया तो बगीचे के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि गांव में बहुत सारी संभावना है, जैसे कि हमारे पास जैसे मधुमक्खी पालन का है, तो हम लोगों ने एक नेचुरल तरीके से मधुमक्खी का भी पालन करते हैं, जिससे जो शहद बहुत अच्छी गुणवत्ता का होता है, बहुत अच्छे रेट में बिक भी जाता है। साथ में फिर हम लोगों ने गांव में देखा कि काफ़ी लोग ऐसे कि काम नहीं है उनके पास, तो हमने एक नर्सरी भी बनाई है। तो उस नर्सरी में काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। उस नर्सरी से हम लोग जो है डायरेक्ट कुछ NGO है, कुछ विभाग है, उनको भी सप्लाई करते हैं पेड़, तो उससे कि काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और हम लोग भी उससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। रॉबिन वर्मा ने अपने पुरुषार्थ से सफलता की जो कहानी लिखी है वो उत्तराखंड के खाली हो रहे गांव के नौजवानों को प्रेरणा देती है कि महानगरों की धूल फांकने के बजाय वे अपनी मातृभूमि लौटकर पुरुषार्थ से जीवन को सफल बनाएं। पिछले 5 साल की इस यात्रा में, स्वरोजगार की यात्रा रॉबिन वर्मा की, है ना? इसमें सबसे बड़ा जो आपको एक प्रेरक के रूप में या प्रेरणा के रूप में आपके सामने कौन रहा? देखिए सर, हमें सबसे अधिक गांव वालों का सपोर्ट हमेशा मिलता है, और गांव वाले मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत में मानता हूं उनको, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हर जगह सभी लोगों ने सहयोग किया है। गांव वाले मतलब? गांव वाले मतलब हमारा जो गांव है लोधन, अच्छा। यहाँ के जो ग्रामवासी है, उन लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहा। रॉबिन जी, आप जिस काम को कर रहे हैं, इस काम के लिए, पूरे काम के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता मिली या किस तरह से इस काम को आपने विकसित किया है? मुर्गी पालन में तो पशुपालन विभाग का काफ़ी सहयोग रहा है, और कामों में तो विभाग से सहयोग मिला है, लेकिन अभी तक उसका सहयोग मिला नहीं हमें। मतलब क्योंकि योजना तो दे रखी सरकार ने, लेकिन 2022 में हमने योजना के अंतर्गत बगीचे लगाए, एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत। अभी सारा पैसा हमने अपने जेब से लगा रखा, विभाग ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। वो पूरे उत्तरकाशी जनपद के जितने भी किसान हैं सबके साथ ऐसे हो रखा है। ये आपकी जो पूरी यात्रा पिछले 5 साल के, इस 5 साल की यात्रा में आप अपने को कहाँ पर पाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है पहले की अपेक्षा? पहले कितने संकट थे आपके सामने और अब? देखिए सर, जब हम 2020 में घर आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था हमारे पास। यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं था जो था हमारा, क्योंकि कोविड के बाद कुछ टाइम तक हमको वहीं रहना पड़ा, तो वहीं खर्च हो गया था। तो हमने जीरो से स्टार्ट करा। आज हमारा इतना है कि महीने का 1 लाख तक कमाई हो जाती है, पर मंथ 1 लाख रुपये अर्निंग है। पहले जीरो था, मतलब जीरो से लेकर 1 लाख तक की हुई। मुझे उम्मीद है कि आगे आगे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इस तरह का काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य का प्लान, कोई बहुत बड़ा प्लान है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं आर्थिक स्थिति में इस तरह के बदलाव लाना चाहता हूँ, और कोई खास प्लान है विशेष प्रकार का जिसको आप करना चाहते हैं? देखिए सर, हमारे पास इस टाइम बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। शुरुआत में तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, अब इतने ऑप्शन है कि मुर्गी पालन में मैं जितना ज़्यादा करना चाहूँ उतना कम है। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बहुत ज़्यादा। अभी ITBP से भी बातचीत चल रही है, ITBP वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ITBP के पास जो सारा माल आता है, मुर्गा, अंडा, सब कुछ बाहर से आता था। अभी सरकार ने ITBP के साथ एक MOU साइन किया है। उसके तहत अभी ITBP ने भी कहा है कि अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ तैयार है काम करने के लिए। तो ये मान के चलो कि अभी जो मैं 5,000 की कैपेसिटी है मेरी, वो अगर मैं 20,000 की कैपेसिटी भी कर दूंगा उस मुर्गी पालन की, तो भी कम पड़ जाएगा। और वहाँ पर जो रेट है वो मार्केट से डबल है ITBP के साथ। यानी जो मैं अभी कमा रहा हूँ, अगर मैं उतने मुर्गे ITBP को दूंगा, उतने अंडे ITBP को दूंगा, तो उससे डबल इनकम मेरी, मतलब अगर 1 लाख है तो सीधा 2 लाख डायरेक्ट हो जाएगा, अगर सिर्फ इतने में ही मैं ITBP को दूंगा। और अगर मैं इसको बड़ा करके ITBP को भी दूंगा,
जो लोकल बाज़ार है वहाँ पे भी दूंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन इसी में खुलेगा कि जितना मर्जी मैं उतना बढ़ाऊँगा, ऑप्शन बहुत सारे हैं। और दूसरा ये बागवानी का भी, अगर हम सेब का जो बगीचा मैंने लगाया है उस पर भी बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर मैं उस पर और ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा बढ़ाऊँ पेड़, तो वहाँ से भी अर्निंग बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। पर हमने तो ये सुना कि रोबिन वर्मा जिस तरह से काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा काम कर रहा है, क्या ये सच है? बिल्कुल, हम लोगों का एक मकसद यही है कि अपने साथ साथ लोगों का भी भला करना। मैं 2020 में जब कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम आज भी आप चाहे तो भारत ऑक्सीजन में पता कर सकते हैं, वहाँ पे 80,000 रुपये खुद हमने फंडिंग करी है अपने जेब से। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उनको हमने ये बोर्ड लगा था कि मेरे नाम पे जिनको सिलेंडर की ज़रूरत है, आप वहाँ पे जो है भारत ऑक्सीजन से सिर्फ एक फ़ोन करवा देना, उनको फ्री ऑक्सीजन दिलाया। हमने 80,000 रुपये का ऑक्सीजन हमने खुद बांटा लोगों को, जबकि हमारे पास इतना पैसा खुद के पास नहीं था। लेकिन उस टाइम ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। आज भी वहाँ पे साइंसपुर में, देहरादून में वहाँ के विधायक लोग सब फ़ोन करते थे उस टाइम मेरे को, अभी वो याद है उनको। उन्होंने मेरे से सपोर्ट मांगा उल्टा, वहाँ के नेताओं ने। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे एनजीओ मेरे साथ जुड़े, तो वहाँ के लोगों को मतलब अपने क्षेत्र में तो खैर मैंने थोड़ा बहुत ही करा काम, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत काम करा था उस टाइम। अपने क्षेत्र में भी मैंने, जब कोविड है तो राशन भी बंटवाया था सबको आसपास के क्षेत्र में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनजीओ के माध्यम से हो सकती थी। कुछ किसी को योजना नहीं मिल रही थी तो उनके लिए मैं आगे लड़ा। जैसे आपने बताया कि आप ये सोशल वेलफेयर काम करते हैं, आप नर्सरी आपने यहाँ डेवलप की है। ऐसा कोई व्यक्ति जो रोबिन वर्मा के जैसे जीरो से काम शुरू करे और उसके पास पैसा नहीं है, तो उस नर्सरी, आपकी नर्सरी से कुछ फल पौध ले जाना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको सपोर्ट करेंगे? अगर मेरी नर्सरी से कोई, मेरे पास जो फल वाले पौधे वो तो कम ही है, सिर्फ एक चुल्लू का ही है, लेकिन उस पर यह फ़ायदा है कि अगर वो कहीं बाहर से ख़रीदता है तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा बैठेगा। अगर मेरे यहाँ से ले जाते तो 5 से 10 रुपये में उनको बढ़िया वैरायटी का पेड़ भी मिल जाएगा। रोबिन जी, जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज करना चाहेंगे कि इस तरह से वो आगे बढ़ें? मेरा उनके लिए एक विशेष मैसेज ये है कि अगर वो सबसे पहले वो डिसाइड कर ले कि वो क्या काम करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि बागवानी के क्षेत्र में करना है, तो मैं बागवानी के संबंधित बहुत सारी योजना चल रही है इस टाइम उत्तराखंड सरकार की भी, जिस पे अगर फंड अपने पास नहीं भी है तो उत्तराखंड सरकार जो है पेड़ पौधे भी निःशुल्क देती है। साथ में एप्पल मिशन योजना है, उसमें भी बगीचे लगाने में काफ़ी सपोर्ट करती है उत्तराखंड सरकार। कोई अगर मान लो बात मुर्गी पालन के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, या पशुपालन में जैसे बकरी पालन के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, तो मुर्गी पालन में सरकार के पास इस टाइम बॉयलर फार्मिंग करके एक योजना चल रही है, उस पर 60,000 रुपये तक की सहायता गवर्नमेंट करती है। साथ ही अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक योजना और भी चलाई है, कोई सीमांत जनपद जैसे है तो वहाँ के लिए लेयर पोल्ट्री योजना भी चलाई है, तो उस पर भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। साथ ही 1-2 योजना और भी है। कोई बकरी पालन के क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो बकरी पालन के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी इस टाइम। तो उससे ये होगा कि अगर अपने पास पैसा नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस क्षेत्र में जाना है, सोच लिया कि पशुपालन में जाना है, तो उस विभाग की योजना का लाभ ले पहले, अगर अपने पास पैसा नहीं है। साथ ही कोई जो पहले से काम कर रहा है उसकी सलाह ज़रूर लें। कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब या अन्य जगह कोई देख के काम शुरू कर दिया, जानकारी ना हो तो वो काम जो है फिर नुकसानदायक ही होता है। तो रोबिन जी, आपसे बातचीत करके हमें भी बहुत ज़्यादा शिक्षण हुआ है, और हमें ये लगता है कि उत्तराखंड के युवा, हर युवा रोबिन के जैसे वापस घर आकर के स्वरोजगार के काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप युवाओं के लिए सच में एक प्रेरणादायक हैं। तो आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोबिन वर्मा जी, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया है, और विशेषकर हमारे जो दर्शक हैं, दूरदर्शन के दर्शक हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, युवाओं को ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि आपके काम से कोई न कोई युवा प्रेरित होकर के स्वरोजगार का काम शुरू करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रिवर्स माइग्रेशन का जो उदाहरण रॉबिन वर्मा ने प्रस्तुत किया है, वो एक तरह से पहाड़ के सूने हो रहे गांव के पुनः आबाद होने की उम्मीद जगाते हैं। शाबाश उत्तराखंड की श्रृंखला में इस बार इतना ही। अगली बार हम किसी और माटी के लाल से आपको रूबरू कराएंगे। अभी दीजिए इजाजत। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रवाएं घाटी के लोदन गांव के युवा रोबिन वर्मा, जिन्होंने स्वरोजगार, उद्यान और तमाम कृषि विकास के काम को लेकर के एक आदर्श स्थापित किया है, और उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरित किया है कि आप भी अपने गांव आकर के स्वरोजगार का काम शुरू कर सकते हैं। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी और युवा से आपको मुखातिब करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।